वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट वही सेगमेंट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेगमेंट हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और इसमें हम बात करते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। बहुत सारे लोगों के सवालात भी होते हैं, उन तमाम सवालात को भी प्रोग्राम के थ्रू आउट हम यही कोशिश करते हैं कि उनका सॉल्यूशन ढूंढ सके। इसीलिए हम यहाँ पर बैठ कर जो है वो आप लोग के मसाइल को हल करने के लिए चीज़ें लेकर आते हैं और नई नई चीज़ों को मुतारिफ करवाने की कोशिश करते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो आज भी इसी से रिलेटेड जो है वो हम चीज़ें लेकर आए हैं, जिसकी मैंने आप लोगों को पहले भी इंट्रोड्यूस कराया था कि इस्लामाबाद के अंदर जो स्कीम आई है प्लॉटिंग की किंगडम वैली के नाम से, वो बहुत ही आसान जो है वो पेमेंट के ऊपर आपको वो चीज़ मिल रही है, प्लॉट मिल रहा है। आप जो है वो ईज़िली जो है कराची वाले भी जितने लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के सवालात भी आए। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि कराची वाले किस तरीके से इस्लामाबाद में 5 मरले का या दीगर जितने भी मरले के वहाँ पर प्लॉट्स हैं उसको किस तरीके से बुकिंग करा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर भी मैंने आपको बताया था कि साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है इन तमाम चीज़ों को देख रही है, उसने टेक ओवर किया हुआ है। तो उनसे आप रब्ता करके, उनके नंबर हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं, उनसे आप रब्ता करके जो है वो आराम से बुकिंग करवा सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो है शबीर अहमद साहब, जो कि ओनर है साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के और इस्तांबुल टावर के, और साथ ही साथ जो है वो कराची टाइम के होस्ट भी हैं। उनको हम वेलकम करेंगे सबसे पहले तो प्रोग्राम के अंदर, और साथ ही ये जानेंगे हम उनसे कि ये जो किंगडम वैली का जो हम प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर, और हम बता रहे होते हैं लोगों को कि ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आया है प्लॉटिंग स्कीम के हिसाब से और बड़े रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर आया। क्योंकि जिस तरीके की महंगाई में देख रही हूँ, महंगाई के आलम के अंदर अभी मार्केट जैसे बूम हुई भी थी, तो उस लिहाज से तो बड़ी अच्छी जो है ना ये अपॉर्चुनिटी थी तमाम लोगों के लिए। और बहुत सारे लोगों ने ये भी सवालात किए कि कराची के अंदर रहकर हम वहाँ पर बुकिंग कैसे करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते भी हैं इन तमाम प्रोसीजर से, क्योंकि कराची के लोग जो है वहाँ आना जाना नहीं कर सकते। तो ये तमाम प्रोसीजर क्या होगा शबीर भाई? देखिए, इनके लिए सबसे बेहतर ये है कि ये जो हमसे रिक्वायरमेंट मांगेंगे, अप्रूवल मांगेंगे या कोई नाम मांगेंगे, तो हम सारी चीज़ें उनको देंगे। वो यहीं बैठ के अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और सबसे आसान ये है कि इदारों के नंबर तो इस वक्त आपको गूगल पे मिल जाएंगे, वो कांटेक्ट करके सारी अपनी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद वो यहाँ से बुकिंग कराएं और यहाँ हमें पेमेंट देंगे, वहाँ इनकी बुकिंग हो जाएगी और पेपर भी वहाँ से जो है इनके पास यहाँ आ जाएंगे। तो इनको अगर जाना ना हो तो ये जाना नहीं पड़ेगा और वो आ सकते हैं। बाकी वहाँ की वीडियोस वगैरह उनको चाहिए होंगी तो हम इसको भिजवा देंगे। अच्छा, पेपर वर्किंग का कितनी डेज का प्रोसेस है? कब तक जो है पेपर वर्किंग हो जाएगी? कब तक इस्लामाबाद से जो है वो कराची पेपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे? देखिए, ये प्रोसीजर जो है वो 1 से 1.5 हफ्ते का है, क्योंकि वहाँ जो है हमारा जो दूसरा ऑफिस है वहाँ लोग आते जाते रहते हैं, तो वो पेपर वहाँ से या तो TCS कर देंगे या तो वो खुद लेके आ जाएंगे। अच्छा, तो मतलब इजी है लोगों के लिए कि अगर उन्हें बुकिंग करानी है तो साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास जाकर, उनकी टीम के पास जाकर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। वो लोग तमाम प्रोसीजर आपको बताकर इस्लामाबाद विजिट भी करा रहे हैं आप लोग, मैंने सुना है। और अगर कोई 8 से 10 फाइलें 8 से 10 प्लॉट बुक कराता है तो हम उसको एक विजिट करा सकते हैं जो उस कॉस्ट के अंदर ही होगा। अच्छा अच्छा, तो यानी अगर 7 से 8 प्लॉट्स जो है वो बुकिंग होते हैं तो फिर आप लोग की तरफ से विजिट भी फ्री है, वहाँ पर ले जाकर सारी डिटेल्स भी आप लोगों को बताएंगे और जिस तरीके से प्रोजेक्ट की पूरी स्कीम है वो तमाम चीज़ें भी आप बताएंगे। अच्छा, ये किंगडम वैली है किस लोकेशन के ऊपर इस्लामाबाद की, और कहाँ कहाँ पर जो है ये और मज़ीद प्लॉटिंग के जो स्कीम्स हैं वो निकल रही हैं? ये जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, नया एयरपोर्ट जो बन चुका है उसी एतराफ़ में ही है। अच्छा, और वहाँ पर जो ज़्यादातर स्कीमें बन रही हैं वो मोटरवे की तरफ ही बन रही हैं। अच्छा, और ये भी उसी एतराफ़ में ही है। तो सबसे ज़्यादा असल में खाली ज़मीन जो है वो उसी एतराफ़ में सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि जब ये नया एयरपोर्ट बना तो उसके एतराफ़ में काफ़ी ज़मीनें खाली थी। तो अब वहाँ पर जो है बड़ा इजी हो गया है। लोग मतलब पहले तो ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं थी, अब ट्रांसपोर्ट भी इजीली मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी नाज़रीन को ये भी बताती चलूँ कि किंगडम वैली के हवाले से जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको जो प्राइस बताए थे वो कुछ और थे, और अब 1 हफ्ते की ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर आप देखेंगे प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। क्योंकि पहले मैंने बताया था कि 10 लाख जो है वो इसके प्राइस हैं, 10 लाख के अंदर अंदर आप बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन शबीर भाई, अब आप अपने मुँह से बता दें कि कितनी जो है वो मार्केट 1 हफ्ते के अंदर बूम हो गई है। अब रेट जो है वो नया रेट जो निकला है वो 13 लाख रुपये का निकला।
यानी अब आप 10 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी खो चुके हैं, अब वो 13 लाख पर पहुंच चुकी है। जो लोग बुकिंग कराना चाहते हैं वो लोग 13 लाख के ड्यूरेशन ऑफ मनी के अंदर आप लोग जो है वो बुकिंग करा सकते हैं। अच्छा, साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने देखा कि पहले तो हम मार्केट बूम की बात कर रहे थे कि बड़ी जो है ना चढ़ी हुई थी मार्केट और लोग जो है वो प्रॉपर्टी की तरफ बड़ा मुतवज्जा हुए थे, खरीद रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, ये सिलसिला चल ही रहा था। लेकिन अभी मैंने देखा है एक हफ्ते की ड्यूरेशन के अंदर कि मार्केट जो है वो रुक गई है। देखिए, जो मैंने जो सर्च किया ना वो मुझे यही नज़र आया, जो मुझे एक पिछला 6-8 महीने का पुराना एक जजमेंट था, एक आइडिया था। हमारे पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी इतनी बन चुकी है कि इतनी हमारी आवाम नहीं है। बिल्कुल। और इस स्पेस को पूरा करने के लिए वक्त चाहिए। अब ये जो 6 महीने के अंदर जो मार्केट बूम हुई है, वो उसकी वजह ये हुई है कि बहुत से इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपने अमाउंट लगाई और इस मार्केट को शूट किया। अब जब शूट हो गई, अब रेट बढ़ गए, तब एंड यूज़र जिसको रहना है वो कहाँ से ये लाए? तो इन्वेस्टर तो कितनी बार बिकेगा? सही। अब जो है एंड यूज़र है ही नहीं, तो अब वो लेके बैठे हुए, अब होल्डिंग आ गई है। अब रेट जो है ना, मुझे लगता है कि थोड़े अरसे तक रुका रहेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रेट अभी थोड़े अरसे तक रुका रहेगा और होल्डिंग आ चुकी है, तो लोगों को मशवरा क्या देंगे? जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको क्या मशवरा देंगे जिनके पास प्रॉपर्टी से वो जल्दबाजी ना करें? जी, जो अगर सेल करना चाहते हैं वो जल्दबाजी ना करें, और जो खरीदना चाहते हैं वो थोड़ा वेट करें। अच्छा, यानी अभी जो है सेल एंड परचेज के प्रोसेस को जरा रोक दिया जाए। जहाँ पर रेट कम मिल रहा है, जहाँ पर रेट कम मिल रहा है वहाँ पर वो परचेज करें, क्योंकि वहाँ रेट बढ़ेगा। बिल्कुल, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर प्लॉट या घर या कोई भी चीज़ आपको सस्ती मिल रही है लेकिन बिल्कुल सीधी चीज़ हो, वो सही चीज़ हो आप लोग के लिए, और पेपर वर्किंग को प्लीज़ खुदारा जो है वो देखिएगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ों को। अगर आपको लग रहा है कि यह आपके लिए ठीक चीज़ है और ये आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर मिल रही है, तो उसको आप ज़रूर अप्रोच करें, क्योंकि मार्केट बढ़ने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। मार्केट जब बढ़ती है तो चीज़ खुद ब खुद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी बज़रिया नुकसान के थ्रू आउट। अच्छा, साहिल बिल्डर्स की अगर हम बात करें तो साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करने जा रहा है? क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो हैं बड़े परेशान दिखाई देते हैं कि एक अच्छी रियल एस्टेट से रब्ता कैसे किया जाए, जो कि कहते हैं ना एतमाद की काबिल हो, एतमाद उस पर किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी रियल एस्टेट्स आप खुद देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर खुली हुई हैं, तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि किसके पास जाके अच्छा मशवरा लिया जाए। देखिए, सबसे बेहतर है कि रियल एस्टेट एजेंट का जो बेसिकली काम होता है ना, वो ये काम होता है कि उसको आपको प्रॉपर्टी दिखानी है। ठीक है, फिर एक एतमाद होता है, जो परचेजर होता है उसका एक एतमाद होता है कि मैं इस रियल एस्टेट एजेंट से जो है ना कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो ये मुझे सारी डॉक्यूमेंटेशन और सारी वेरिफिकेशन कर देगा। ठीक है, वो कर देगा, लेकिन अपना एतमाद इतना ज़्यादा जो है वो ना ले जाएं। आप अपना भी खुद भी मुतमईन हो, खुद भी इदारों में जाएं, खुद भी वेरिफिकेशन करें और सारी चीज़ें उस पे ना छोड़ें। अगर सारी चीज़ें आप उस रियल एस्टेट एजेंट पे छोड़ देंगे और उसमें कोई ऐसा आपको निकल आया जिसको धोखा देना है, तो वो आपको धोखा आराम से दे सकेगा। और जब आप पूरी मालूमात कर देंगे तो आपको धोखा नहीं मिलेगा, धोखा नहीं। यानी आवाम को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और इसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आवाम सुस्ती करती है, इदारे हमारे ऑन हैं, कोई रोज़ाना दफ्तर खोलते हैं, जाके वेरिफिकेशन सब कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक नॉर्मल प्रोसीजर का वेरिफिकेशन करना हो, या नॉर्मल अगर कोई प्लॉट खरीद रहा है या घर खरीद रहा है उसकी वेरिफिकेशन करवानी हो किसी ने भी, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? आप बता दें कौन कौन से इदारों में जाकर जो है वो वेरीफाई करवाया जा सकता है। देखिए, अगर केडीए की प्लॉट हैं तो केडीए जो है वो हमारे यहाँ पर है, केडीए के दफ्तर हैं, वहाँ जाके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कोई फ़ीस है 2 या 3 हज़ार रुपये की, वो फ़ीस लेके वेरिफिकेशन दे देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर ओल्ड टाउन का मामला है, यानी सदर टाउन है या केमारी टाउन है, तो उनके भी इदारे यहीं बने हुए हैं, सिविक सेंटर पे आप जाके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इदारे तो मौजूद हैं। हाँ, ये होता है कि हर जगह की प्रॉपर्टी का एक अलग इदारा होता है। केडीए का अलग इदारा है, सदर टाउन का अलग इदारा है, इसी तरह मली टाउन है, उसका एक अलग इदारा है, डीएचए सिटी है, डीएचए है,
वहाँ अलग सबके अलग अलग इदारे बने हुए हैं, वहाँ जाके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वो जिस इलाके में होंगे वहाँ का रियल एस्टेट एजेंट ही आपको बता देगा कि यहाँ वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, आपने वेरिफिकेशन का तो बता दिया कि इदारे हर इलाके के अलग अलग बने हुए हैं और सिविक सेंटर के अंदर आप जाकर जो है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन जब वो इदारे के अंदर जाएंगे तो प्रोसीजर कौन कौन से गुजरना पड़ेगा उन लोगों को? नहीं, वो तो इतना मुश्किल काम नहीं है। ये तो जाए बोले भाई इस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करनी है, वो खुद बताएंगे भाई उन फलाने साहब के पास चले, आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगी। फिर एक सर्च सर्टिफिकेट निकलता है, वो सर्च सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये प्रॉपर्टी ठीक है, तो आप मुतमईन है, फिर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आप वहाँ जाके वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो इजीली जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और इदारा आपको बता देगा कि ये चीज़ आपके लिए सही है। बल्कि इदारे तो कहते हैं कि हमारे पास कोई आता नहीं है वेरीफाई करने के लिए, और जब फंस जाते हैं तब आते हैं। सही। वो तो ये कहते हैं। अगर फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम है तो अगर कोई ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एक वकील की फीस दे दे। वो कितनी फीस लेगा? 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 ले लेगा। बिल्कुल ऐसे। आपको वेरिफिकेशन तो पूरी करके देगा। हाँ, ये बात तो है कि अगर आप कहते हैं ना कि खतरे से ना खेलें, आप एक जो है वो टूल आपके पास मौजूद है कि वकील को आप हायर कर लें और वकील से बात करके जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करें, या वकील को कह दें वो वहाँ पर चला जाए इदारों के अंदर, वहाँ से वो वेरीफाई करवा के आ जाए। क्योंकि कहते हैं ना जिसका काम जिसको सूट करे वही करना चाहिए, क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, लोगों को इतना पता नहीं होता। तो यहाँ बैठ कर बहुत से लोग होते हैं एजुकेशन नहीं होती तो वो उनके लिए प्रॉब्लम्स आती है, तो उन्हीं के लिए हम ये तमाम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग उनको नहीं पता होता इदारे के अंदर क्या काम हो रहा होता है, रियल एस्टेट क्या काम करके देती है। तो यहाँ पर जो है वो हम बैठकर ये डिस्कशन जो करें वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो है वो इजी वे ढूंढ कर जो है वो अपना जो भी अगर ख़रीदना चाह रहे हैं, चाहे वो लैंड ख़रीदना चाह रहे हैं, घर ख़रीदना चाह रहे हैं, या बैंगलो ख़रीदना चाह रहे हैं, या कुछ भी व्हाटएवर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी हम यहाँ पर कर दें, ताकि वो ईजी से जो है ना प्रोसीजर को अपना कर अपना काम सीधा करा दें। कराची में तो लोग बहुत अंधा एतमाद करते हैं, लेकिन पंजाब और इस्लामाबाद में मैंने देखा तो जिस तरह हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं इस तरह उनके फैमिली वकील भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बड़ा मतलब रखते हैं लाजमी के एक वकील है जिससे हम हर चीज पूछ के करें, इसलिए लैंड वगैरह के मामलात वो उनसे करें, तो उनके लिए बड़ी आसानी होती है। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि अपने बैंकिंग के मसाइल, तमाम चीज़ों के मसाइल जब वो उन्हीं से करा रहे होते हैं, चाहे वो बिल हो या कोई भी पेपर वर्किंग क्यों ना हो, वो उन्हीं से करा रहे होते हैं। और ये उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ साबित होती है, क्योंकि उन लोगों को इतनी ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ख्वारी नहीं करनी पड़ती। जो हम कहते हैं ना, वो लोग सारी चीज़ें वकील के हैंड कर देते हैं और वकील जो है वो सारा प्रोसीजर करके घर आके बस उनको स्टेटमेंट दे देता है कि सर ये आपका काम हुआ था, और बहुत ईजी हो जाता है उनके लिए। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं अप्रोच कर पाते, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि इन तमाम मसाइल को हल कर सकें। और अगर आप लोग खुद जाना चाहते हैं तो खुद भी आप इदारों से विजिट करवा सकते हैं, और चेक एंड बैलेंस रखना आपका काम है। चेक एंड बैलेंस आप ज़रूर रखें। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। से आप लोग पेपर वर्किंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं या कोई बैंगलो खरीदना चाह रहे हैं, या कोई भी ईच एंड एवरीथिंग जो चीज़ आप लोग खरीद रहे हैं उसका चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप लोग चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी देख रहे हैं हम मार्केट के अंदर ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं या इस तरीके के इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं कि लोग जो है वो चीज़ तो ख़रीद लेते हैं लेकिन उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाते, और उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो उनको फेस करनी पड़ती है। अच्छा शबीर भाई, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन का मसला जब आता है तो लोग बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर मैं साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात करूं या कोई भी रियल एस्टेट की बात करूं, तो उसका एक पॉजिटिव रोल एक आवाम के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, एक जो हमारा जो रोल है, हम उसको यही सारी चीज़ें गाइड करते हैं जो मैं इस प्रोग्राम में बयान कर रहा हूँ। कोई चीज़ें ये होती है कि हम उसको कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, ये हम जानते हैं इसको, आप इसको खरीद लें, ठीक है। और इसको साथ में ये भी कहते हैं कि आप अपनी वेरिफिकेशन पूरी करें। आप हम तो जानते हैं हर चीज़, लेकिन ये है कि आप भी अपनी वेरिफिकेशन करें, तो उसको हम खुली अथॉरिटी देते हैं। बसा बात क्या होता है कि रियल एस्टेट एजेंट आता है, भाई आप हम पे भरोसा करें, हम आपको कह रहे हैं आप ले लें, आप भरोसा करें, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और बाद में जो है ना अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर वही मसाइल सामने आते हैं।
तो वो सही। फिर जो है ना एतमाद कर लेते हैं, एतमाद में नुकसान। तो रियल एस्टेट अपना क्या रोल प्ले कर सकती है कि अगर एक इंसान कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहा है या कोई भी शख्स जो है वो किसी भी चीज़ को ख़रीदने में इंटरेस्टेड है, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो घर है या फ्लैट है या कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो ख़रीदना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर जो है देखिए, अगर दरकार हो सकता है? नई बुकिंग में अगर कोई वो प्लॉट लेना चाह रहा है, ठीक है, प्लॉट का ये है कि वो एनओसीज वगैरह चेक कर ले और इदारे में उसका नाम देख ले कि भाई इदारे ने इसको नॉमिनेट किया है, इसको एनओसीज दी हैं, ये चीज़ें देख ले। अब आ जाते हैं फ्लैट पर। अगर फ्लैट की वेरिफिकेशन करनी है तो फ्लैट की वेरिफिकेशन भी रजिस्ट्रार ऑफिस में ही होती है। वहाँ से एक सर्च सर्टिफिकेट निकलता है। वो सर्च सर्टिफिकेट से आपको पता लगता है कि प्रॉपर्टी इसके नाम पे है और फिर वो एग्रीमेंट बना के अपने प्रॉपर्टी का टोकन देने के बाद पूरी पेमेंट करे और कब्जा और रजिस्ट्रेशन एक साथ ही करे। बस औक़ात ये होता है कि लोग जो है वो टोकन देते हैं, टोकन के बाद जो है टोकन मनी के बाद जो है वो शेड्यूल पेमेंट उतारते रहते हैं। फिर कोई मसले मसाइल आ जाते हैं तो कब्जे वाला कब्ज़ा नहीं दे रहा होता, वो उनकी 80-90% जो है अमाउंट जा चुकी होती है और फिर मसाइल का सामना होता है। तो बेहतर ये है कि टोकन मनी दे के कब्ज़ा और रजिस्ट्रेशन साथ करें। अच्छा, बसा औक़ात ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप हमसे ले लो, पोजीशन हम आपको कुछ अमाउंट आप रोक लो, फिर हम देंगे। तो इस तरह जो करने से ना नुकसान होता है। नुकसान ये होता है बसा औक़ात के रजिस्ट्रार ऑफिस में जब जाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार जो है जो इनकी रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है वो उनसे पूछता है कि आपने कब्ज़ा ले लिया है, आपने पेमेंट वसूल कर ली है। सेलर से पूछता है कि आपने पेमेंट वसूल कर ली है। परचेजर किससे कहता है कि आपने कब्ज़ा ले लिया। तो वो दोनों ओके करते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होती है। कल कला अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है और आपने उससे झूठ बोल दिया, आपने कब्ज़ा नहीं लिया, तो वो जो है अदालत में अगर वो केस बनता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो आके यही जवाब देगा, एविडेंस यही देगा कि मैंने तो इससे पूछा था कब्ज़ा ले लिया, इसने कहा हाँ ले लिया। तो फिर मसाइल बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो ये मतलब ये आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को देखकर और तमाम चीज़ों को बैलेंस रखते हुए तमाम चीज़ें की जाए। अच्छा, जिस तरीके से रियल एस्टेट की हम बात करें तो ये जो नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और इनकी जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप जो है एक हैवी अमाउंट देने के बाद इंस्टॉलमेंट की सूरत में जो है वो आप अपनी लैंड या कोई भी घर जो है जो आप बुकिंग करा रहे हैं या फ्लैट कोई बुकिंग करा रहे हैं, तो वो इस तरीके से प्रोसीजर आपका चल सकता है। तो इसमें आवाम को कितना फ़ायदा होता है और इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसका क्या, अगर हम पेपर वर्किंग की बात करें तो वो क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, जो बुकिंग के हवाले से अगर देखते हैं तो वो एक फ़ाइल ही देते हैं बिल्डर्स, कि अपनी बनी हुई फ़ाइल देते हैं। और अगर कोई रजिस्टर्ड की हुई प्रॉपर्टी होती है तो उसका प्रोसीजर यही है कि आप एक एग्रीमेंट बनाएंगे, एग्रीमेंट के बाद टोकन मनी देंगे, फिर उसकी पेपर की वेरिफिकेशन पहले होगी। अखबार का प्रोसीजर होता है 7 दिन का कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी ली है और इस पर कोई दावेदार तो नहीं है, तो 7 दिन के अंदर वो हमें बता दे अगर कोई दावेदार है तो। अगर कोई दावेदार होता है तो वो देख लेता है। अच्छा, अखबार बसाओ का लोग देखते नहीं है, तो आप इतना ज़्यादा नहीं देखते, इतना नहीं देखते। सबसे बेहतर ये है कि आप उसके सर्च सर्टिफिकेट निकालें। अच्छा, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसी के नाम पे नहीं हुई और ये इसी के नाम पे है। उसके अलावा एग्रीमेंट को जो है ना आपको देखभाल, मतलब ये है कि आपको देखना है कि जब आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो जो अमाउंट है उसका चेक जो है सेलर के नाम का दिया जाए। अगर वो किसी और के नाम का देंगे तो फिर भी मसाइल है, क्योंकि ऐसे मसाइल आते हैं। बस अगर लोग किसी और के नाम पे अमाउंट ले लेते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो कोर्ट के अंदर जब केस आता है तो वो यही होता है कि आपने अमाउंट तो इसको सेलर को दी नहीं है, आपने तो किसी और को दी है, तो फिर वो परेशानी में आते हैं। अच्छा, और अगर हम बात करें कि जिस तरीके से मैं प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ और प्रॉपर्टी के अंदर ही मैं देखती हूँ कि एक बिल्डर के नाम पे चीज़ नहीं होती, 2-3 बिल्डर्स भी उसके अंदर ऐड होते हैं और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से प्रॉपर्टी चल रही होती है या कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो इससे आवाम पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है या उनकी फ़ाइलों पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है? क्योंकि एक बिल्डर नहीं होता, 3 से 4 बिल्डर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और डिफरेंट शेयर्स के हिसाब से उनके ऊपर जो है ना वो सबके नाम इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। तो फिर इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, कंपनी एक बनती है, बिल्डर्स एक कंपनी बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ पार्टनर होते हैं। उस कंपनी का एक नाम रखा जाता है, उसका चेयरमैन, CEO, बोर्ड के लोग होते हैं, तो वो सब ओनर्स ही होते हैं। और जिसको रजिस्ट्रेशन का इख्तियार दिया जाता है तो उसके बैक पे ये सब जिम्मेदार होते हैं, पूरी कंपनी जिम्मेदार होती है।
मतलब वो खाली फ़र्द वाहिद नहीं होता। नहीं तो फाइल पे कितना इफेक्ट पड़ता है? फाइल पे इफेक्ट नहीं पड़ता कुछ यानी जो खरीद रहा है उसके लिए कोई नहीं, उसके प्रॉब्लम लिए नहीं कोई आती प्रॉब्लम नहीं होता। या उसके नाम पे ट्रांसफर हो रहा होता है या कुछ भी हो रहा होता है नहीं, तब तो उसको- वो एक जो है जो कंपनी का CEO उसकी अथॉरिटी होती है कि वो सबको ट्रांसफ़र दे सकता है, अच्छा और वो मुश्तरका फैसला होता है। अच्छा अच्छा। उस फैसले के तहत वो सबको प्रॉपर्टी नाम पे दे सकता यानी अगर कोई भी प्रोजेक्ट 2-3 बिल्डर्स के नाम पर जो है वो शुमार हुआ हुआ है वो तो एक लोगों बंदे को को घबराने nominate की करते हैं। हाँ तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग वहाँ पर अगर बुकिंग कराना चाहते हैं तो वहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं बासानी। हाँ, और ये भी देखो उनकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसको भी देखेंगे अच्छा। कि कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अच्छा, ये क्या प्रोसीजर होता है जो कि आपने कहा कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो ये कहाँ से पता चल सकता है? इसकी वेरिफिकेशन कहाँ से हो सकती है? देखिए, ये तो आपको FBI से इसकी वेरिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा। कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो आपको FBI सारा बता देगा, और आपका वही बात है कि आप एक वकील रखेंगे, वो सारा आपको करके दे देगा। बिल्कुल, ये बात तो हकीकत आपने कही है, क्योंकि FBR क्या होता है बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा ये इदारा कौन सा है, ये बिल्कुल, इदारा बिल्कुल। काम क्या कर रहा होता है, ये इदारा किस किस नोयत के काम करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते असल हैं में जो कि- हमारी गवर्नमेंट ने ना आसान बनाया नहीं है पब्लिक के लिए अब तक इस प्रोसीजर को, क्योंकि ऐसा अगर किसी बिल्डर के कहीं पे आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं या किसी बिल्डर की कोई प्रॉपर्टी है उसको आप बुकिंग कराने जाते हैं, तो हमें गवर्नमेंट वेरिफिकेशन दे और ये सारी ट्रांजैक्शन जो है पेमेंट की ये गवर्नमेंट के थ्रू बिल्डर के पास जाए। और सरकारी वकील लोगों के लिए जो है ना होना चाहिए अपॉइंट, ताकि वो तमाम मामलात को बिल्कुल। देख सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे क्योंकि होते गवर्नमेंट हैं के थ्रू पेमेंट हाँ। जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो अपना घर बना लें बहुत बड़ी बात है, और अगर वो ऐसा कोई डिसीजन ले रहे होते तो उनके लिए फिर ऐसी सहूलत दरकार होनी चाहिए ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा जो कि हिचकिचाते हैं, यानी किसी कामों में हाथ डालने से और या कोई घर ख़रीदने से, और बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं होता कि किन किन इदारों के अंदर के वेरीफाई करवाना है, किन किन इदारों से पूछना है, और वो धोखा खा के बैठ जाते हैं। और एक मैंने देखा कि एग्रीमेंट के ऊपर भी जो है वो चीज़ें सेल और परचेज हो रही होती हैं। ये क्या चीज़ें हैं? वो ये होता है कि लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और रजिस्ट्रेशन के पैसे बचाने के लिए एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट करते हैं, वो इंतहाई नुकसान है वो उसमें अगर उन्होंने 5 एग्रीमेंट कर दिए और उसमें से एक आदमी का इंतकाल हो गया या वो उसकी नीयत ख़राब हो गई तो ये बाकी 4 कहाँ खड़े। अच्छा, तो ये बड़े मसाइल हैं, इस तरह करना नहीं चाहिए। तो ये आपकी नज़र में ये जो एग्रीमेंट वाला प्रोसीजर होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्योंकि मैंने तो लोगों से शिकायत सुनी है, ज़्यादातर सोसाइटीज़ में सोसाइटी के अंदर होता ही है ज़्यादातर यही होता है कि एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट बनाया जाता है। जब तक रजिस्ट्रेशन पहले एग्रीमेंट पे होती नहीं तो है लोग क्या सोच के बनाते हैं ये एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट? अंधा एतमाद। यानी आप तो ये सिर्फ सिंपल गए कि एक पेपर वर्किंग के ऊपर भी नहीं जा रहे, सिर्फ एक नॉर्मल पेपर के ऊपर आपने जबान दे दी। एग्रीमेंट आपका प्राइवेट मुआहदा है, गवर्नमेंट के पेपर उसमें जरूर लगे हुए, स्टाम्प पेपर जरूर लगा हुआ है, लेकिन स्टाम्प बेसिकली पेपर तो आपका अब किसी भी शॉप पे मिल जाता है। नहीं मिल तो जाता है, लेकिन साइन तो हर जगह नहीं मिलता, थंब पेड तो हर जगह नहीं होता। तो ये मतलब इसकी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट में इसकी वैल्यू है। बेसिक आपकी एक प्राइवेट डील है, वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होती तब तक आप इदारे के अंदर आपका नाम नहीं आता, तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो आप नॉमिनेट नहीं होते। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि आप सिर्फ 10% टोकन पे ही रोक के रखें, कल कला कोई प्रॉब्लम हो तो आपका 10% ही फंसा हुआ हो, ज़्यादा अमाउंट ना फंसी हो, और रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको पूरी पेमेंट दे के उसको क्लोज करना हो। यानी भारी अमाउंट पे ना जाएं, जो ना जाएं। 10% अमाउंट आप कह रहे हैं वो देकर जो है वो वेट करें और स्टे करें कि आगे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट भी एग्रीमेंट के ऊपर मैं देखती हूँ वर्किंग कर रहा होता है। बहुत सारी रियल एस्टेट ऐसी हैं जो कि प्रेफर करती हैं कि आप एग्रीमेंट पे कर लें, तो उन लोगों के लिए क्या प्रोसीजर होता है कि जो लोग रियल एस्टेट को पास जाते हैं? हालांकि लोग जो है वो रियल एस्टेट के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जाकर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें या वो डिस्कस कर सकें रियल एस्टेट वाले से, या रियल एस्टेट वाला उनको इन तमाम चीज़ों के ऊपर आमादा कर सके कि कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर साबित होगी। तो लेकिन मैंने देखा कि एग्रीमेंट का प्रोसीजर वहाँ से भी शुरू हो रहा होता है। देखिए, हमारे यहाँ पर जो है ना बसा औकात इन्वेस्टर एंड यूज़र वो एक बड़े एतमाद पे चल रहे होते हैं, और इस तरह उनका चलना अच्छा नहीं है, क्योंकि होता यह है कि एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट चलता है, और ऊपर सबके नफ़े होते हैं, ठीक है। और उस दरमियान जो है वो जो पहला सेलर है
वो अगर बेचे ना या वो मना कर दे या वो आपकी टोकन मनी रिटर्न कर दे कि भाई ठीक है मुझे बेचना नहीं है, वो रिटर्न कर दी उसने, या वो कोई केस में चले जाता है, तो ये बाकी 4 जो है वो किसके पास जाएंगे? बिल्कुल ऐसा ही। वो तो उसी के ब्याह पे जो पहला एग्रीमेंट बना हुआ। तो बड़े मसाइल में लोग फंसते हैं, लालच में ना जाएं। बेहतर ये है कि उस बंदे से ही खरीदें जिसके नाम पे टाइटल हो, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी हो, उसी के नाम पे खरीदें, उसी के नाम का चेक दें। अच्छा, यानी तीसरे चौथे बंदे को इन्वॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत ना नहीं है। करें, इसमें नुकसान है। इसमें जो है ना, अगर कोई आदमी बीच में उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ट्रेजिडी हो जाती है, कोई इंतकाल हो जाता है, तो कहाँ खड़े हैं सारे? यानी सब नुकसान में आ गए सब ना फिर। नुकसान में आ गए। क्योंकि जाहिर है मरा हुआ तो वापस नहीं आ सकता बंदा, और बिल्कुल। सीधी बात है, और जो चीज़ मिसप्लेस हो गई वो भी वापस नहीं आ सकती। अगर आपसे मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपको मैंने अमाउंट दी 2 लाख रुपए की, ठीक है, आप फिर उस प्रॉपर्टी को मैंने आगे बेचा, ठीक है, उससे मैंने 2 लाख रुपए ले लिए, अच्छा, 3 लाख ले लिए, फिर उसने किसी और को बेचा, उसने 4 लाख यानी ले लिए। चेन चलती जाती है। इस दरमियान किसी का इंतकाल हो गया, तो जवाबदेह कौन है? यानी फंस गए सारे, सब फंस गए। और सबने पैसा दिया हुआ है। हाँ, और फिर जो आखिरी आदमी होगा उसको तो सेलर कहेगा मैं तो आपको नहीं जानता, बिल्कुल। मैंने तो आपको बेचा ही नहीं है, और कानूनन वो ठीक है अपनी जगह पे, उसने तो उसको सेल ही नहीं किया। तो इस तरह जो है ना गैर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर यही दिखा जाता है कि लोग स्टाम्प पेपर जो यूज़ करते हैं उस पर 50 वाला स्टाम्प पेपर लगा देते हैं, 100 वाला लगा देते हैं, बल्कि इस वक्त जो रेंटल प्रॉपर्टी जाती है उस पर भी जो है ना 200 का स्टाम्प पेपर चाहिए, और जो चीज़ सेल परचेज होती है उस पर 500 का चाहिए। अच्छा, लोग इसमें भी सुस्तियाँ करते हैं, करोड़ों रुपए की अमाउंट होती है, लेकिन ये स्टैम्प पेपर प्रॉपर लेने में एग्रीमेंट नहीं सुस्ती। बनाते, और एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाते, अटैच नहीं करवाते, ऐसे ही चल रहा है सारा तो मामला। यानी काफ़ी हद तक लोगों की भी कोताहियाँ हैं बिल्कुल कोताही है कि लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते और इन तमाम चीज़ों को बड़ा हल्का लेके चल रहे होते हैं और बाद में बड़ा नुकसान भी उठा तो लेते हैं। इसी वजह से देखें ना आप, कोर्ट के अंदर प्रॉपर्टी के कितने केसेस चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। यही वजह है ना। अगर प्रॉपर काम हो तो इतने मसाइल ना हो। सही। और अगर हम लीज़ की बात करें तो लीज़ का प्रोसीजर क्या होगा? यानी अगर किसी बंदे ने कोई घर ख़रीदना है या लैंड ख़रीदनी है, कोई भी बेंगलोर ख़रीदना है, XYZ कुछ भी है, तो उसके लिए लीज़ का प्रोसीजर क्या होगा? कहाँ से वो चेक करवा सकता है कि ये चीज़ लीज़ है या नहीं? नहीं, लीज ज़्यादातर जो है ना हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वकील को देते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोसीजर, वो अपनी फ़ीस लेते हैं, 5-7 हज़ार 10 हज़ार जो भी फ़ीस लेते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा जो है प्रोसीजर पूरा करके देते हैं। ठीक है, यानी ये प्रोसीजर भी वकील जो है वो हैंडल आउट कर सकता है, या कोई इदारा होगा इसका भी? बल्कि हमारे यहाँ तो जो है ना ऐसे मामला है, वरना जो है ना आप अगर मलेशिया देख लें, दूसरी कंट्री देख लें, वहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट का काम होता है कि सिर्फ प्रॉपर्टी को विजिट कराना। ठीक है, यानी विजिट कराना भी इम्पोर्टेंट है, और कंप्लीट डील करना। उसके बाद जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है तो उनका वकील आता है। चलिए, ये प्रोसीजर तो शबीर भाई मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आऊंगी, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कैसे आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और किस तरीके से तमाम पेपर वर्किंग को मद्देनज़र रखते हुए आप काम कर सकते हैं, और जैसे कि हमने तमाम सॉल्यूशंस आपको बताए कि बहुत सारे इदारे ऐसे भी हैं जो तमाम पेपर वर्किंग को देख रहे होते हैं, टैकल कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि किन इदारों में जाना है। तो यहाँ बैठ कर हम वो इदारे भी आप लोग को बता रहे होते हैं कि किन किन इदारों से गुजरते हुए आप तमाम प्रोसीजर को कर सकते हैं। तमाम प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए आप तमाम अपनी जो पेपर वर्किंग है उसको जो है वो वैलिड कर सकते हैं। अच्छा शबीर भाई, मैंने ऐसा भी देखा है, अमूमन ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि लोग जो है अब देख रही हूँ मैं, बड़ी बड़ी दूर दूर आबादियों में जो है ना वो प्लॉट्स वगैरह सारी चीज़ें बनी हुई हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, और लोग बड़े दूर दूर भी जा रहे हैं और ये तमाम चीज़ों को ओन करने के लिए। तो कितना लोगों को मुश्किल होता है तमाम चीज़ें फेस करना? देखिए, एक तो ये है कि आने वाले वक्तों में जो है जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बरकत ख़त्म हो जाएगी वक्त के अंदर, और दूसरा ये है कि हमारा फासला बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम जो है नॉर्मली अगर कराची का देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई दूर रहता है तो 30 से 40 किलोमीटर, इससे ज़्यादा दूर आबादियाँ नहीं दिखती। आने वाले 10 साल 15 साल में मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये कहेंगे कि यार वो मेरे मामू रहते हैं, वो 200 किलोमीटर पे तो रहते हैं। अच्छा। फिर और वो आगे कोई सोसाइटी बन रही है वो 500 किलोमीटर पे, ये तो करीब है 200 किलोमीटर पे। लेकिन एक थोड़ा सा मसला ये पब्लिक के लिए
कि जहाँ रिहाइश हो ना, कोशिश ये करें कि अपना काम काज भी उसी एतराफ़ में ही ढूंढें। उसका बड़ा फ़ायदा होगा, इनका वक्त बचेगा आने जाने में। क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, आप पूरे कराची में देखें कि शाम को सुबह ट्रैफिक जैम ही होती है और ज़्यादातर वक्त लोगों का आने जाने में ही गुजर तो जाता आप ये क्या वजूहात देख रहे हैं? क्या वहाँ पर जो सोसाइटीज़ वो लेना चाह रहे हैं, क्या रेट्स में जो कुछ कमी है या रेट्स जो है वो अप एंड डाउन है? रेट का डिफरेंस है, इसी वजह से वो दूर प्रेफर बिल्कुल कर रहे रेट हैं। का डिफरेंस है। रेट अगर उनको करीब में प्रॉपर्टी कम रेट में नहीं मिलती तो आगे, मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि यहाँ ओल्ड टाउन के अंदर फ्लैट इस वक्त 3 बेड डाइनिंग का 1.5 से 2 करोड़ रुपए का है। अच्छा। तो आगे कहीं सोसाइटी में वो प्लॉट लेते हैं, वो दूर है, तो वहाँ उनको बेंगलो इससे कम कीमत में मिल जाता है। और बेंगलो में ये है कि उसको नीचे 2 बेड ड्राइंग, ऊपर 2 बेड ड्राइंग 120 गज में मिल जाते हैं, तो वो उसको ज़्यादा प्रीफर करता है। अच्छा, आपके पॉइंट को यहाँ से ही पकड़ूंगी। जैसे कि आपने एरियाज़ की बात की, तो एरियाज़ कितने मैटर करते हैं, एरियाज़ कितने प्रेफर करते हैं लोगों को? क्योंकि जैसे कि आपने रेट्स की बात की कि वही आप कुछ फासले पर आगे चले जाएं तो वो रेट आपको कम मिल जाएंगे। जो चीज़ आप यहाँ पर फ्लैट की सूरत में ख़रीद रहे हैं वहाँ पर आपको बेंगलो की सूरत में मिल जाएगा। तो ये जो एरियाज़ होते हैं वो कितने मैटर करते हैं? देखिए, एरियाज हमारे यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि जो न्यू सोसाइटी बन रही है वो ज़्यादा बेटर है ओल्ड सोसाइटी से। बिल्कुल। ओल्ड टाउन से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ओल्ड टाउन पूरे कराची का आप इस वक्त हालात देखें कि इस वक्त अगर कोई स्ट्रीट है और वो उसकी जो लेंथ है वो 29 या 24 फुट है, तो उसको 20 कर दिया गया है और वहाँ पर शॉप्स खुल गई हैं। बड़ा मुश्किल हो गया, मतलब लोग अपनी बाइक्स तक नहीं रख सकते। कंजस्टेड हो गया बहुत मतलब अब सोसाइटियाँ बन रही है, वहाँ एक रूल बनता है, कमर्शियल एरिया अलग होता है और रेजिडेंशियल अलग होता है, तो लोग ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। यानी जो आप कह रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं जो मार्केट के अंदर और बड़े अच्छे डिज़ाइंस के साथ वो लोग आ रहे हैं कि पार्किंग एरिया अलग है, कमर्शियल एरिया अलग है, फिर तमाम चीज़ों को अलग अलग डिज़ाइन किया गया है, तो वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो कराची का मॉडल पहले से बना हुआ उस हिसाब से। ठीक है, तो कमर्शियल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो कमर्शियल एरियाज़ किस तरह की नोयत के होने चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो कमर्शियल आजकल तो इस तरीके से भी मैं देख रही हूँ कि नीचे दुकानें बनी हुई हैं, ऊपर जो है 2 मरला 3 मरला 3 जो 4 स्टोरीज इस तरीके से, यानी बहुत सारी स्टोरीज के ऊपर जो है वो फ्लैट्स भी बनाए हुए हैं और चीज़ें भी, और वहीं पे पार्किंग भी हो रही है, वहीं पे सारा हुजूम भी इकट्ठा हुआ हुआ है, ना लोगों की आने की जगह निकल रही है ना जाने की जगह निकल रही है, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। देखिए, सबसे अगर इस कराची को सबसे खूबसूरत अगर किसी ने डेवलप किया है वो किया है DHA। ये बात है। DHA की प्लानिंग, DHA की जो उन्होंने कमर्शियल की प्लानिंग की है, जो रेजिडेंशियल की है, वो आज भी उनकी बरकरार है। तो जिस प्लानिंग से वो चले हैं बहुत बेहतर तरीके से चले हैं। आप डिफेंस देख लें, उनका कमर्शियल एरिया अलग है। अगर उनके 200 फीट के रोड पे भी अगर कोई बेंगलो आ रहा है वो कमर्शियल नहीं है तो वो कमर्शियल नहीं बनेगा। तो उनका जो रूल बना हुआ बहुत अच्छा रूल बना हुआ। तो लेकिन अगर आप DHA की बात कर रहे हैं और अगर हम DHA को देखें तो बड़ा पोश एरिया कहलाता है, लेकिन वहाँ पर भी मसाइल हैं। लोग जो आप देख रहे हैं, बरसात की सूरत हाल आपके सामने थी, लोगों के घरों में पानी भर गया, यानी रोड्स का स्ट्रक्चर इतना बुरा बनाया हुआ है, घरों का स्ट्रक्चर इतना बुरा बनाया हुआ है कि लोग परेशानी से 2-4 हो गए। वहाँ पर पानी के मसाइल अलग हैं, वहाँ पर ये तमाम सूरत हाल भी तो हैं वहाँ पर, तो ये चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? देखिए, पानी के मसाइल तो वहाँ अभी से नहीं है, वो तो शुरू से ही है। और जब उन्होंने सोसाइटी अपनी जब डिफेंस की प्रॉपर्टी उन्होंने, अभी तो काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ लाइनों का पानी आ चुका है और हमारे यहाँ पर पानी की कमी तो है, हर इलाके में पूरे नहीं कर पाते। बिल्कुल। हमारे यहाँ डैम्स नहीं है। अब जिन इलाकों में पहले से मीठा पानी आ रहा है उन इलाकों में तो आ रहा है, अब उन इलाकों का पानी रोक के DHA को तो नहीं दिया जा सकता। तो अब उनके लिए जो सोल्यूशन निकाला है वो टैंकर्स जो है उनको पूरा करते हैं। टैंकर्स से ये होता है कि वो पानी की कैपेसिटी उनकी कम यूज़ होती है। काम इस पे कर रही है DHA, ऐसा नहीं है नहीं कर रही, लेकिन बात यह है कि पानी कहाँ से लाए। हमारे यहाँ पर इतना पानी नहीं है जितनी आबादी है, तो उसके लिए जब तक हमारे डैम नहीं बनते तब तक ये मसाइल हल नहीं होते। चले पानी का और जहाँ तक तो अगर बारिशों का मामला आता है तो इस वक्त आप चाइना देख लें, जो इस वक्त बारिशें आई और पानी इतना भर गया, हालांकि वो तो इस वक्त वो कंट्री में जो टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है वो पूरी दुनिया से बेहतर काम हो रहा है, लेकिन वो भी कुदरती आफात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी जो बसेस थी उसके अंदर तक पानी इतना भर गया था कि उनके मुंह ही बचे हुए थे, बाकी उस सारे पानी में डूबे हुए थे।
तो जब जो है एक बारिश इतनी आ जाए कि जिसको आपको कवर करना मुश्किल हो, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हालात हो जाते हैं। सही, यानी ये तमाम चीज़ें जो है वो मैनेज की जा सकती हैं। और अगर डीएचए, अगर चलें पोश एरियाज़ की हम बात ही करें, चाहे आपने डीएचए का नाम लिया, और बहुत सारे ऐसे भी एरियाज़ हैं जो कि पोश एरियाज़ के अंदर आते हैं, चाहे गुलशन हो गया या दीगर जगह हो गई। और अगर मैं वहाँ पर प्रोजेक्ट के हवाले से बात करूँ तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोग खड़े तो करते हैं, अगर मैं आगे की तरफ भी निकल कर जाऊँ तो जो है प्रोजेक्ट्स खड़े हो रहे हैं, और शुरू के अंदर बुकिंग्स भी बड़ी धड़ाधड़ हो रही हैं, और उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट बनना भी स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद पोजीशन का टाइम आता है तो वो लोग काम रोक देते हैं, और काम रोकने के बाद लोगों की इंस्टॉलमेंट्स, लोगों की पेमेंट वहाँ पर फंसी होती है। तो लोग कैसे टैकल करेंगे इन तमाम मामलात को? देखिए, जब तक इस चीज़ को गवर्नमेंट लेके नहीं चलेगी, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं चलेगा, जब तक ये प्राइवेटली तौर पे जो है ना मसाइल आते हैं। और इस वक्त आपको पता है हमारे मुल्क में जो इस वक्त सियासी हालात है वही ख़राब हैं, और काम वैसे ही नहीं हो रहे। और जो एक नारा लेके आता है कि मैं अब हालात अच्छे कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा, सबसे बुरे हालात उसी की हुकूमत में होते हैं। तो मसाइल तो हैं। दूसरा ये है कि बसा वक्त बिल्डर जो है जब बिल्डिंग बनाता है उसको इंस्टॉलमेंट नहीं आती, टाइम पे नहीं आती, तो जाहिर सी बात है कि वो टोटल पैसा तो नहीं लगाता, कुछ लोगों के पैसे से काम कर रहा होता है। तो जब पेमेंट नहीं आती प्रोजेक्ट रुकता है, लेकिन जिसने पेमेंट कर दी होती है वो बेचारा परेशान होता है। सही। तो ये तो नॉर्मली मसाइल है, लेकिन तो जो अच्छे बिल्डर होते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है? यानी ये जो काम रुक जाता है, पहले तो स्टार्टिंग में बड़ी तेज़ी से काम हो रहा होता है, उसके बाद जब काम पोजीशन का वक्त आता है तो पीरियड जब पोजीशन देनी होती है ऐसे सिचुएशन के अंदर काम रोक देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि अभी कब्जा मिल ही नहीं सकता। इसमें जो अच्छे बिल्डर होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके प्रोजेक्ट ऑलरेडी कराची में चल रहे होते हैं, तो उनसे बुकिंग कराना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत है कि नए बिल्डर से जो ना बुकिंग कराना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी होती नहीं है बसा औकात, तो ये मसाइल आते हैं। तो बेहतर ये है कि नामवर हो। इसीलिए आप ये देखें, ब्रांड जो है ना उसका रेट अलग होता है, तो जो ब्रांड नहीं होता उसका रेट अलग होता है। तो उसको ज़मीन दोनों को एक ही रेट में मिलती है। सही। मिसाल के तौर पे कि एक ज़मीन खरीदी जाती है सोसाइटी के लिए या बिल्डिंग्स के लिए खरीदी जाती है, तो एक जगह ब्रांड खरीद रहा है, एक जगह एक न्यू बिल्डर खरीद रहा है, दोनों के रेट में डिफरेंस होगा। दोनों को इंस्टॉलमेंट का जो है वो रेशो कम मिलेगा। मतलब जो नया बिल्डर होगा उसको कम मिलेगा, जो पुराना होगा उसको जल्दी मिलेगा। इसमें एक चीज़ है, वो ये है कि दोनों की ज़मीन का रेट एक है। अच्छा। लेकिन न्यू बिल्डर को कम रेट मिलता है और पुराने बिल्डर यानी को एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो ब्रांड होता है उसको रेट अच्छा मिलता है। अच्छा। और कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो ब्रांड बन चुकी होती है, वो आप देखते हैं मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी के अलावा भी उसको रेट अच्छा मिलता है। लेकिन आजकल तो मैं देख रही हूँ कि अमूमन हर एक चीज़ जो है ब्रांड बनी हुई है, और आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर आप प्रोजेक्ट्स देखें या कोई भी लॉन्चिंग आप देखें, चाहे वो प्लॉटिंग स्कीम हो, चाहे वो बेंगलोर की स्कीम हो, चाहे वो सोसाइटी की स्कीम हो, तो वो तो खड़ी हो रही है और वो जो है वो मार्केट के अंदर इन हो चुकी है। तो लोग कहाँ पर फेथ करें अपना, कहाँ पर बिलीव रखें, किस जगह से जो है ट्रस्ट बिल्डअप करके इन जगहों पे जाकर अपना जो है वो बुकिंग करा सकें? काफ़ी 80-90% बल्कि 70% परचेजर जो है ना वो जानते हैं कि कहाँ हमें बुकिंग करानी चाहिए, कहाँ नहीं, क्योंकि वो प्रीवियसली भी जो है ना जान रहे होते हैं बिल्डर को कि इनके हमने प्रोजेक्ट देखे और बने। और दूसरा ये है कि पहले जो भी नया बिल्डर आता है इस मार्केट के अंदर, उसको शुरू में प्रॉपर्टी सेल करने में बड़ी मुश्किलात होती है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। वो डेवलप करने में उसको वक्त चाहिए होता है। तो जब वक्त उसका पूरा होता है और लोग देखते हैं कि हाँ एक बिल्डिंग इसने बनाई और पोजीशन इसने टाइम पे दे दी, तो फिर एतमाद बढ़ता है। अच्छा, ये जो आपने बात की कि एक बिल्डिंग उसने बनाई और पोजीशन उसने टाइम पर दे दी, ऐसे बिल्डर्स हैं, लेकिन मेरी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई थी, और एक सर्वे के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक मैं अगर आपको बताऊं तो बेचारे बड़े जो है ना अफसरदा हुए थे, बड़े मायूस हुए थे मार्केट के बिल्डर्स से कि बड़ा, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बड़ा माना जाना नाम, और हमेशा उन्होंने टाइम के ऊपर जो है वो तमाम चीज़ें दी हैं, हमेशा टाइम के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स को भी दिया है, पोजीशन भी दी है प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन एट ए टाइम उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसके बाद जब पोजीशन का वक्त आया तो पोजीशन नहीं दी, और उसके बाद कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जितने लोगों के पैसे वहाँ पर इन्वॉल्व थे वो सारे पैसे जो है वो फंस चुके हैं। तो बड़ा अफसरदा थी आवाम। मैंने जब उनसे बात की तो ये क्या होता है कि जब इतना अच्छा माना जाना नाम के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी ले आते हैं जो कि आवाम को बड़ा अफसरदा कर देते हैं। 3-4 चीज़ें इसमें
कि एक जाना नाना मतलब एक नाम है, लोग जानते हैं उसको, पहचानते कि ये जो है काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि कोई वो लैंड खरीदते हैं और उस लैंड के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी होती है, सारी चीज़ें सही होती हैं। फिर उसके बाद कहीं कोई पेमेंट का किसी से झगड़ा हो जाता है या कोई इदारे में एनओसीज का मामला होता है, तो वो सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन जब ये मार्केट में आवाज़ आती है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर केस हो गया, तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स है रुक जाती हैं और लोग ढह जाते हैं, नई बुकिंग नहीं होती, तो वो प्रॉपर्टी जैम हो जाती है बिल्कुल। और फिर जिन्होंने पेमेंट दी होती है वो मुश्किल में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब भी मैं यही कहूँगा कि मतलब तो आपको नहीं लगता कि पास जो बिल्डर है, जो कि जिसका एक अच्छा नाम सोसाइटी के अंदर बना हुआ है या एक अच्छा काम करके दे रहा है और इससे पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट लॉन्च करके दे चुका है, अब और आवाम का मैं कहती हूँ ना ट्रस्ट बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए बड़ा टाइम पीरियड आपको दरकार होता है कि आप बड़े टाइम पीरियड के अंदर आवाम को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, उनको अपनी चीज़ें जो है वो दिखाते हैं और उसके बाद उसका ट्रस्ट बिल्डअप जब आवाम का हो जाता है, फिर उसको इस सूरत में जब धोखा मिलता है तो बड़ा जो है ना मार्केट के अंदर दूसरी सोसाइटी के या दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भरोसा करने में बड़ा डर जाता है। हमारे यहाँ पर जो लैंड है वो परफेक्ट नॉमिनेट नहीं होती। अगर कोई प्रॉपर्टी परफेक्ट नॉमिनेट होती है ना तो उसमें ये मसाइल नहीं आते। लैंड की टाइटल को बसा औकात चेंज भी किया जाता है। अच्छा, जिस तरह अगर कोई 30 साल लैंड है वो 30 साल ही है, अब उसको जो है पहले परचेस किया जाता है, बुकिंग की जाती है, उसके बाद उसको जो है 99 पे डाला जाता है। अब वो हो या ना हो, अगर नहीं होती तो लोग फंसते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सी ऐसी डीसी लीज हैं जो ऐसी भी लीजों पे काम हुआ है जो इंडस्ट्रियल जोन है और उस पर रेजिडेंशियल खोल दिया गया है और कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। जब कोई मुखलिस अफसर आता है और उस पर कोई कार्रवाई डालता है तो फिर लोग भी चिल्लाने लगते हैं कि इस अफसर ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन ये नहीं देखते कि बिल्डर ने जो लैंड परचेस की थी वो डीसी लीज थी और वो इंडस्ट्रियल जोन था और उस पर रेजिडेंशियल उसने खोल दिया। अच्छा, तो ये इदारे इस पे खामोश क्यों रहते हैं? ये बड़ा मसाइल है। देखो, आवाम के पैसे लग जाते हैं, उसके बाद भी जो है ना वो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। अगर एक्शन लिया जाता है तो फिर कोर्ट में जाता है मामला और फिर एक नया इशू शुरू हो जाता है कि इतने रिहायशी इनकम बाहर कैसे निकालें। तो ये पहले से अगर ये चेक हो और पहले से उनको नॉमिनेट ही ना किया जाए, पहले से सोसाइटी निकाली ना जाए, पहले से जो है ना उनको बुकिंग की इजाज़त ना दी जाए तो लोग परेशान नहीं होंगे। तो आवाम को क्या मशवरा देंगे आप? आवाम से तो यही है कि मैं वही बात करूंगा कि जब तक प्रॉपर्टी में उनको पूरी वेरिफिकेशन ना हो तब तक वो परचेज ना करें। अच्छा, तो वेरिफिकेशन आप कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टूल है। नफ़ा नहीं होगा और क्या होगा, लेकिन अपनी रकम तो बच जाएगी। जब तक देखें हमारे यहाँ पर एक तो तालीम की भी कमी है, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तो ये लोग जो ये कमाने वाले ये इनको बेवकूफ़ बना के कमाते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारे स्टेट एजेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे ब्रोकर ऐसे होते हैं जो कि आवाम को गुमराह करते हैं, आवाम को गलत बात बताकर जो है वो चीज़ फ़रोख्त करते हैं। तो उनसे भी गुजारिश यही है कि आवाम का पैसा बड़ा कीमती है, उनका वक्त भी बड़ा कीमती है, तो खुदारा इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि आवाम ऑलरेडी बड़ी महंगाई से परेशान हुई है और इस सिचुएशन के अंदर, इस दौरानिए के अंदर अपना घर बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अपने घर की 2 वक्त की रोटी का गुजर बसर कर ले, वो बड़ी बात होती है। ऐसे में अगर कोई बंदा अपनी लैंड ख़रीदना चाह रहा है, घर ख़रीदना चाह रहा है, तो उसको अच्छा मशवरा दें और अच्छी तरीके से टैकल करके तमाम चीज़ें, जो आपका कमीशन वगैरह बनता है या जो आपकी मेहनत के पैसे आपको मिलते हैं, वो कहीं भी नहीं जाते, क्योंकि मेहनत के पैसे आपको भरपूर तरीके से आपके पास पहुँच जाएंगे। लेकिन आप गलत करेंगे तो वो आगे ना कहीं जो है वो आपके साथ जो है वो केसेस पेश आते हैं और आपको उसका अजाला जो है वो भुगतना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें, आवाम से भी यही बात है कि आवाम भी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आवाम की खुद की कोताहियाँ होती हैं। अपने जितने भी पेपर्स हैं उनको वेरीफाई करवाएं, उनकी चेकिंग जो है भरपूर तरीके से रखें और ख़ुद जो है वो कोशिश करें कि पढ़ें, रिसर्च करें, पेपर के बारे में जानें कि कौन सी चीज़ आप लोग के लिए कितने फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ को आप बेहतर अंदाज में देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया शबीर भाई, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया, बहुत सारी डिटेल्स में हमने बात की। उम्मीद करूँगी कि लोगों को जो है तमाम चीज़ें पता चल गई होंगी, तमाम चीज़ों के बारे में उनको आगाही हो गई होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।